गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज फिर हाजिर हूँ एक नई क्लास लेकर और आज का मेरा टॉपिक है भारत का इतिहास, कक्षा 10। भारत का इतिहास कक्षा 10। तो बच्चों, भारत का इतिहास पढ़ने से पहले हम पृथ्वी के इतिहास को जानेंगे और पृथ्वी पे क्या क्या घटनाएं हुई उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपने सुना होगा कि पृथ्वी सूर्य से अलग हुई। पृथ्वी किससे अलग हुई? सूर्य से। और पृथ्वी आग का गोला थी। सूर्य से अलग होने के वक्त पृथ्वी क्या थी? आग का गोला। तो पृथ्वी आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व, आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी सूर्य से अलग हुई। कब अलग हुई? 4.6 अरब वर्ष पूर्व। पृथ्वी जब अलग हो गई तो आग का गोला थी और जैसे जैसे ये समय निकलता गया पृथ्वी ठंडी होती चली गई। पृथ्वी ठंडी होती जा रही है, समय निकलता जा रहा है, ठंडी होती जा रही है। तो इस पे धीरे धीरे इसके जो पदार्थ थे वो कुछ तो गैस में बदले, कुछ ठोस में बदले और कुछ द्रव में यानी जल में। तो इस तरह से पृथ्वी पे गैस से वायुमंडल, ठोस से स्थलमंडल और द्रव से जलमंडल का विकास हुआ। वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल का विकास हुआ। ये तीनों मंडल बन जाने के बाद जीवन के लिए तीनों ही चीजें जरूरी थी। स्थल जरूरी था, जल भी जरूरी था और वायु भी जरूरी था, लेकिन जीवन अभी संभव नहीं हुआ था। सबसे पहले जीवन की शुरुआत हुई जल में। आपने सुना होगा छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं, हाइड्रा, अमीबा। हाइड्रा और अमीबा है। इसके अलावा इससे भी सूक्ष्म जीव वायरस और बैक्टीरिया। वायरस और बैक्टीरिया सबसे पहले जीवन के रूप में या जीव के रूप में उद्भव इनका हुआ है। सबसे छोटे जीव है ये। वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। सजीव और निर्जीव के बीच योजक कड़ी। ये योजक कड़ी क्या होती है? योजक कड़ी ये बताती है कि वायरस सजीव भी हैं और निर्जीव भी हैं। जब वायरस किसी वस्तु के संपर्क में रहते हैं तब ये सजीव होते हैं। किसी जीव के संपर्क में, माफी चाहूंगा, जीव के संपर्क में रहते हैं तब ये क्या होते हैं? सजीव। और जब ये बिना किसी जीव के संपर्क में आए हुए जमीन पर ऐसे ही पड़े रहते हैं या हवा में ऐसे ही रहते हैं तब ये निर्जीव के रूप में रहते हैं। और जैसे ही किसी के संपर्क में आए, किसी जीव जंतु या मानव के संपर्क में, तब ये सजीव हो जाते हैं और इनमें गुणन होने लगता है, जनन होने लगता है। एक के बाद ये कई सारे टुकड़ों में बढ़ते चले जाते हैं, तेजी से गुणन करते हैं। तो सबसे पहले वायरस और बैक्टीरिया का जन्म माना जाता है। फिर धीरे धीरे जल में छोटे छोटे जीव अमीबा, हाइड्रा आदि का जन्म हुआ। अमीबा, हाइड्रा ये ऐसे जीव जंतु हैं जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। नंगी आंखों से आप देखोगे ये दिखाई नहीं देंगे। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। कौन से जंतु?
अमीबा और हाइड्रा। तो क्रम से जीव जंतुओं का विकास छोटे सूक्ष्म जीवों से और स्थूल जीवों की ओर हुआ। धीरे धीरे एक के बाद एक जीव जंतुओं का विकास होता चला गया और बड़े जीव बनते चले गए। जैसे आपने सुना होगा डायनासोर, पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास में डायनासोर के जीवाश्म मिलते हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ डायनासोर जैसे बड़े जीव जंतु भी पाए जाते थे। आज इस प्रकार के जंतु पृथ्वी पर नहीं हैं, लेकिन आज से लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व डायनासोर पृथ्वी पर उपस्थित थे। समय के साथ साथ डायनासोर लुप्त हो गए क्योंकि वो पृथ्वी के परिस्थितियों के अनुसार अपना अनुकूलन नहीं कर पाए और विपरीत परिस्थितियां आने पर डायनासोर लुप्त हो गए। इसके बाद मैं बात करता हूँ, क्योंकि इतिहास हमें भारत के इतिहास तक पहुंचना है, इसलिए मैं बात करता हूँ एक जीव बंदर। ऐसा कहा जाता है मानव के पूर्वज बंदर थे और बंदर से फिर चिंपैंजी, वनमानुष आदि के कई चरणों से गुजरते हुए आदि मानव का विकास हुआ। आदि मानव यानी जंगली मानव। जब मानव जंगलों में घूमा करता था, जीव जंतुओं का शिकार पर निर्भर था, उसको कहा जाता है आदि मानव। तो जंगली मानव का विकास हुआ और जंगली मानव कई चरणों से गुजरता हुआ, आपने सुना होगा क्रो-मैग्नन मानव, निएंडरथल मानव, क्रो-मैग्नन मानव, निएंडरथल मानव, और एक जो महत्वपूर्ण मानव है वो है होमो सेपियंस। कौन सा मानव है? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस ये आधुनिक मानव कहलाता है। क्या कहलाता है? आधुनिक मानव। जो कि आधुनिक मानव यानी हम जिस रूप में हम मिलते हैं, हम कौन से वाले मानव हैं? होमो सेपियंस। तो इनके इतिहास की बात करें तो कहा जाता है मानव का जन्म आज से 1 लाख वर्ष पूर्व हुआ। पृथ्वी पर मानव का अस्तित्व कब आया? 1 लाख वर्ष पूर्व। लेकिन होमो सेपियंस नामक मानव का अस्तित्व आया 10,000 वर्ष पूर्व। होमो सेपियंस का अस्तित्व कब आया? 10,000 वर्ष पूर्व। अब मानव का अस्तित्व जब पृथ्वी पे हो गया, मानव का जन्म पृथ्वी पे हो गया, तो मानव ने अपना इतिहास बनाना शुरू किया। उसने कुछ ऐसे कार्यकलाप किए, कुछ ऐसे निशानियां अपने पीछे छोड़ी हैं जिनसे हम उनका मानव का इतिहास पता लगाते हैं। तो मानव के इतिहास के बाद अब मैं पहुंचता हूं भारत के इतिहास की तरफ। तो धीरे धीरे जब ये सारे घटनाएं चल रही थी, मानव का जब जन्म हो चुका था, तो मानव को मैंने बताया शुरुआत में जो मानव का जन्म हुआ वो था आदि मानव। आदि मानव मीन्स जंगली मानव। शिकार होता था और ये जीव जंतुओं के शिकार पर निर्भर था। इस पर निर्भर था, जीव जंतुओं के शिकार। अब चूंकि मानव जीव जंतुओं के शिकार पर निर्भर था, तो जाहिर सी बात है इसको शिकार करने के लिए हथियार चाहिए। क्या चाहिए? शिकार करने के लिए हथियार। अब हथियार चाहिए तो उस समय तो ये लोहा, सोना, चांदी, तांबा, इनकी तो मानव को जानकारी थी नहीं। इसको सिर्फ एक ही चीज दिखती थी, वो थी पत्थर। क्या दिखती थी? पत्थर। और पत्थर को हम संस्कृत हिंदी में पाषाण की एक पर्यायवाची है, पत्थर का पाषाण। तो सबसे पहले मानव ने जो औजार और हथियार बनाए वो किसके थे? पाषाण के।
और इन्हीं पाषाण के औजारों का प्रयोग करने के कारण शुरुआत में मानव के इतिहास का जो काल है वो कहलाता है पाषाण काल। पत्थर के हथियार काम में लेने के कारण शुरुआत का मानव का जो काल है वो काल क्या कहलाता है? पाषाण काल। तो पत्थर के औजारों को यूज करता था, पत्थर के औजारों को प्रयोग में लेता था उस समय मानव, इसलिए ये क्या काल क्या कहलाता है? पाषाण काल। तो पाषाण काल को भी इतिहासकारों ने 3 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो तीनों कालों का इतिहास अपना अलग अलग है। सबसे पहले आया पुरापाषाण काल। इसमें पत्थर के, इन तीनों कालों में पत्थर के औजार ही यूज करता था मानव, लेकिन इनकी खासियत ये थी कि ये काल सबसे पहले आया, ये समय सबसे पहले निकला। इस समय जो पत्थर के औजार बनाए जाते थे वो भद्दे, भोंडे और अपेक्षाकृत कम नुकीले होते थे, कम आकर्षक होते थे। मध्य पाषाण काल में इन हथियारों में थोड़ा सुधार हुआ और इनकी ये थोड़े से नुकीले हुए। आकर्षक इतने नहीं थे लेकिन इनमें नुकीलापन इनकी अपेक्षा ज्यादा था। और नवपाषाण काल के जो औजार थे पत्थर के वो सर्वाधिक नुकीले और धारदार थे। तो इन्हीं पत्थर के औजारों की जो स्थिति थी, जिस रूप में वो पाए जाते थे, उस रूप के आधार पर इन कालों को 3 भागों में बांट दिया है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो तीनों कालों की ये बात हो गई। उसके बाद में बात करते हैं हम इनमें क्या क्या घटनाएं हुई। तो सबसे पहले मानव चूंकि जंगली था, और जंगली था तो पशुओं के शिकार पे निर्भर करता था। उसी समय मानव ने इस काल में आग जलाना सीखा। क्या सीखा? आग जलाना। मानव ने आग जलाना सीख लिया। कैसे सीखा? अचानक 2 पत्थरों को रगड़ रहा था आदि मानव, और 2 पत्थरों को रगड़ते रगड़ते ही उनमें से चिंगारी निकली। उसने बार बार प्रयास किया, कहीं सूखे पत्तों पे उस चिंगारी को काम में लिया तो उसने आग की खोज अनजाने में कर ली कि आग जलाई जा सकती है। अब आग ने उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। अब तक जो मानव जंगलों में, पेड़ों पे, गुफाओं में छुपता फिरता था, अब वो खुले मैदानों में आ गया और उसने अपनी झोंपड़ियां बना ली, अपने खुद के आवास बना लिए और चारों तरफ आग जला देता था अपने चारों तरफ झोंपड़ी के। उससे जंगली जानवरों से मानव बच जाता था। इसके अलावा एक काम और हुआ कि इसने कभी गलती से जिस पशु को ये मार कर खाता था, उस पशु के मांस को इसने गलती से किसमें डाल दिया? आग में डाल दिया। तो उसको ये मांस बढ़ा, फिर उस मांस को खा के देखा तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगा कच्चे मांस की बजाय। तो फिर इसने भोजन को पकाकर खाना भी सीख लिया इसी काल। इसके बाद जब ये अगले काल में पहुंचा तो इसने दूसरी महत्वपूर्ण खोज कर डाली। जब ये आवास एक जगह बना के रह रहा है, पका के खाना खा रहा है, तो फिर वहीं पे इसने गलती से कोई दाने डाल दिए, किसी बीज के कोई दाने मिले और इसने उन बीजों से पेड़ अंकुरित होते देखे, बीजों से निकलते देखे पेड़ अंकुरित होते हुए। तो इसको पता चला कि इन बीजों से पेड़ निकलते हैं। तो उसने ऐसे बहुत सारे बीज बिखेर दिए और ये धीरे धीरे खेती का आविष्कार किया। तो इसने कृषि का आविष्कार कर लिया। कौन से काल में? मध्य पाषाण काल में कृषि का आविष्कार हो गया। कृषि का आविष्कार होने के बाद अब अगला आविष्कार पशुपालन। खेती करने के लिए पशु चाहिए, खेत जोतने के लिए पशु चाहिए।
खेत माल को ढोने के लिए पशु चाहिए, तो अब इसने पशुओं को भी क्या बनाना शुरू कर दिया, पालतू बनाना शुरू कर दिया। तो ये दोनों घटनाएं साथ साथ ही हुई, कृषि और पशु पालन। कहाँ पे? मध्य पाषाण काल के दौरान। इसके बाद नवपाषाण काल की हम बात करें तो नवपाषाण काल में इसने एक नई खोज की, वो थी पहिए का आविष्कार। पहिए के आविष्कार ने मानव के जीवन में क्रांति ला दी। एक जगह से दूसरे जगह पे जाने में आसानी हो गई। इसके अलावा इसने वस्तुओं को इधर से उधर ढोने में भी पहिए की मदद ली। बैलगाड़ियां बनाई, ऊंट गाड़ियां बनाई, बहुत सारे जंतुओं को काम में लेकर इसने अपना उन पहिए के द्वारा काफी ज्यादा लाभ उठाया। तो ये था पाषाण काल। पाषाण काल के बाद मानव ने अचानक एक नई खोज कर डाली, वो थी ताम्र। किसकी खोज कर डाली? ताम्र। ताम्र को कहते हैं हम अपनी भाषा में तांबा। चूंकि तांबा एक धातु थी। क्या थी? धातु। तो प्रश्न आता है कि मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु कौन सी है? आपका उत्तर होगा तांबा या ताम्र। अब ताम्र खोज कर ली। अब इस तांबे का इसने उपयोग क्या किया? इसने अपने हथियार, जो पहले पत्थर के बनाता था, अब किसके बनने लग गए? तांबे के। ये पत्थर के औजारों से ज्यादा आकर्षक, ज्यादा नुकीले और ज्यादा टिकाऊ थे, ज्यादा मजबूत थे। तो इसलिए अब हथियार किसके बने? तांबे। तांबे की खोज के बाद जो काल शुरू हुआ वो कहलाता है ताम्र काल या ताम्र युग। ताम्र युग के साथ साथ पत्थर के औजार भी मानव कुछ दिन यूज में लेता रहा। तो शुरुआत का काल तो कहलाता है ताम्र पाषाण काल। वह काल जिसमें तांबा एवं पत्थर के औजार या हथियार प्रयोग किए जाते थे, दोनों के साथ साथ प्रयोग में किए जाते थे, वो काल कहलाता है ताम्र पाषाण काल। इसके बाद में केवल ताम्र के हथियार ये यूज करने लगा, उसको कहते हैं ताम्र काल। तो ताम्र काल का उदाहरण है हमारे भारत के इतिहास में हम जो पढ़ते हैं वो है सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्या है? सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता की आयु बताई जाती है, समय बताया जाता है आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व। 5000 वर्ष पूर्व सिंधु सरस्वती सभ्यता किस युग से है? ताम्र युग से। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व इसकी आयु बताई जाती है। अलग अलग विद्वान अलग अलग समय बताते हैं, लेकिन लगभग समय क्या है? आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता, जिसमें नाम सुना होगा आपने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, ये सारे शहर किस सभ्यता में उपस्थित थे? सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता के बाद नई सभ्यता, ये सिंधु सरस्वती सभ्यता जो थी ये नगरीय सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता के बाद जो नई सभ्यता पनपी, जब वेद लिखे गए, उस समय को कहते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को भी दो भागों में बांट दिया जाता है, पूर्व वैदिक एवं उत्तर वैदिक। पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। ठीक।
दो भागों में बांट दिया, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता। पूर्व वैदिक काल में 3 वेद लिखे गए और उत्तर वैदिक में 1 वेद लिखा गया, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तीनों पूर्व वैदिक काल में लिखे गए, जबकि उत्तर वैदिक काल में 1 ही वेद लिखा गया, वो है अथर्ववेद। इन तीनों वेदों को, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी। अथर्ववेद बाद का वेद है, उत्तर वैदिक काल का वेद है। इसके बाद हम बात करते हैं वो गंगा घाटी में। गंगा घाटी में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वैदिक सभ्यता ये 1000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व मानी जाती है। कब मानी जाती है? 1000 से 1500 ईसा पूर्व, यानी आज से लगभग 3 से लेकर 3500 वर्ष पूर्व की घटनाएं मानी जाती है। गंगा घाटी में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी ईसा से 600 वर्ष पहले। हमारी जो तिथियां हैं वर्तमान में, उन तिथियों से भी 600 वर्ष पहले। आज हमारी तिथि चल रही है 2021। कौन सा चल रहा है? 2021। इससे भी, इन 2021 सालों से भी 600 वर्ष पहले, यानी 2100 में 600 जोड़ दें, 2000 में 600 जोड़ दें तो कितना बनता है? 2600। तो 2600 वर्ष पहले की मैं बात कर रहा हूं। 2600 वर्ष पहले 2 धर्मों का जन्म हुआ भारत में। एक तो है बौद्ध धर्म और दूसरा है जैन धर्म। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध और जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर थे। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व माना जाता है। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व माना जाता है। तो जन्म किसका हुआ पहले? भगवान महावीर का, क्योंकि भगवान महावीर ईसा से 599 ईसा पूर्व ही जन्म ले लिया था। लेकिन भगवान बुद्ध ने जन्म कब लिया? 563 ईसा पूर्व। तो इन 2 धर्मों के बाद भारत में एक नए इतिहास की शुरुआत होती है। गंगा घाटी में एक नई धातु की खोज हुई, लोहा। किस धातु की खोज हुई? लोहा। गंगा घाटी में लोहे की खोज हुई ईसा से 500 वर्ष पूर्व। तो गंगा घाटी में लोहे की खोज होने के बाद अब एक नई क्रांति आ गई। नई क्रांति क्या है? कि अब हथियार किसके बनने लग गए? तांबे के स्थान पर लोहे के। जब हथियार लोहे के बनने लग गए तो राज्य भी क्या होने लग गए? विशाल, ज्यादा बड़ी सेनाएं बनाने लगे लोग। ज्यादा स्तर पे उनके पास हथियार होने लग गए तो सेनाएं भी कैसी बनने लगी? बड़ी। लोहे की खोज ने क्रांति ला दी और इसी दौरान ऐसा कहा जाता है महाभारत, पहले रामायण एवं महाभारत का वो रचा गया, यानी इनके बारे में इनको लिखा गया। इसके बाद जो ये महाभारत नाम का ग्रंथ है, यहाँ महाभारत के ग्रंथ में एक राजा का नाम मिलता है जो
ऑथेंटिक इतिहास से भी उसका नाम हमें मिलता है। राजा का नाम है जरासंध। और जरासंध से मगध साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है। हालांकि मगध साम्राज्य की स्थापना जरासंध के पिता ने की थी। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? जरासंध के पिता ने। लेकिन जरासंध का वर्णन महाभारत में मिलने के कारण हम वास्तविक संस्थापक किसको मान लेते हैं? जरासंध को। तो जरासंध का प्रसंग महाभारत में आता है, आपने सुना होगा। जरासंध कहाँ का सम्राट था? मगध का। मगध कहाँ है? वर्तमान बिहार में। वर्तमान बिहार को ईसा पूर्व किस नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से। और इसकी जो राजधानी है बिहार की, पटना, उस पटना को मगध की राजधानी पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। तो यहां से हमारे लिखित प्रमाण शुरू हो जाते हैं इतिहास में। कैसे प्रमाण? लिखित प्रमाण। इनके बारे में प्रमाण मिलना शुरू हो जाता है। और यहाँ से हम मगध के साम्राज्य की शुरुआत में जिस वंश का सबसे पहले वर्णन मिलता है वो है हर्यंक वंश। कौन सा वंश? हर्यंक वंश। और हर्यंक वंश के जिस राजा का मगध में वर्णन मिलता है उसका नाम है बिंबिसार। बिंबिसार का नाम हमारे ऐतिहासिक प्रमाणों में मिलता है, इसलिए बिंबिसार से ही मगध वंश की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। बिंबिसार के बाद इसका पुत्र अजातशत्रु, कौन सा है? अजातशत्रु। तो कई सारे वंशों के बाद मगध में एक वंश आता है, नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद को माना जाता है और इसका अंतिम सम्राट धनानंद माना जाता है। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन माना जाता है? धनानंद। तो महापद्मनंद और धनानंद ये दो नंद वंश के बड़े राजा थे जिनका साम्राज्य बहुत ही विस्तृत था। भारत के एक बड़े भूभाग पे इनका कब्जा था। अब प्रश्न उठता है कि इनका ये जो मगध साम्राज्य है, हम 16 महाजनपद इतिहास में पढ़ते हैं, 16 महाजनपदों में मगध ही आगे क्यों बढ़ा? अन्य साम्राज्य आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? क्या कारण था कि मगध की शक्ति अन्य राज्यों की शक्ति से ज्यादा विकसित हुई? तो उसका कारण था गंगा घाटी में जो लोहे की खोज हुई थी, उसका फायदा सर्वाधिक किसने उठाया? मगध ने। गंगा घाटी मगध के उत्कर्ष का कारण। उत्कर्ष का कारण सबसे पहले तो गंगा घाटी और दूसरा लोहा है। दो कारण है, एक तो यहाँ की कृषि। कृषि के लिए पानी कौन उपलब्ध करा रहा है? गंगा नदी। और लोहा, लोहे से ये लोग क्या बना रहे हैं? हथियार, शस्त्र, अस्त्र शस्त्र। और जिससे उस समय युद्ध लड़े जाते थे, किससे? अस्त्र और शस्त्रों से। इसलिए मगध के उत्कर्ष में ये दोनों चीजें फायदेमंद रही। कृषि ने क्या किया? कृषि ने किसानों को खुशहाल किया। खुशहाल किसान ज्यादा टैक्स भरते थे, ज्यादा लगान देते थे मगध के लिए, इसलिए मगध पैसे में भी बढ़ता गया। और लोहे से उसको हथियार बनते गए, इसलिए उसकी सेना भी मजबूत बनती चली गई। तो इस तरह से इन दो चीजों ने मगध के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब मगध के पास पैसा और हथियार ज्यादा हो गए तो उसने अपनी शक्ति का विस्तार करना शुरू कर दिया। यही कारण था कि उस पे धनानंद जैसे अत्याचारी शासक भी काफी बलशाली थे, काफी ज्यादा शक्ति उनके पास थी, काफी बड़ी सेना उसके पास थी। लेकिन
मगध के जो अंतिम सम्राट था धनानंद से वहां की जनता दुखी थी। धनानंद को अत्याचारी शासकों में माना जाता है। धनानंद नंद वंश का अंतिम सम्राट। तो इसका अंत कैसे हुआ? अंतिम सम्राट था तो अंत हुआ होगा, तभी तो अंतिम सम्राट था। तो हम बात करते हैं इसके नंद वंश के अंतिम सम्राट धनानंद की। एक ब्राह्मण नाम था चाणक्य, दूसरा नाम इसको विष्णुगुप्त और तीसरा नाम इसका